नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है मोहन के योद्धा। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के 22वें दिन मोहन मंत्रिमंडल का विस्तार हो ही गया। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने 28 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई। इनमें से 18 विधायकों ने कैबिनेट और 10 विधायकों ने राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली। नए मंत्रिमंडल में शिवराज सरकार के 6 मंत्रियों को ही जगह मिली, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक केवल 3 मंत्रियों को इस बार मंत्री बनाया गया, जबकि 10 पुराने मंत्रियों को मौका नहीं मिला। वहीं सीधी से विधायक रीति पाठक को छोड़कर सांसद से विधायक बने 3 नेताओं को मंत्री बनाया गया है। इतना ही नहीं, पहली बार जीत कर आए 6 विधायकों को भी मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। मोहन मंत्रिमंडल में जातीय और क्षेत्रीय संतुलन भी देखने को मिला। 12 ओबीसी चेहरों को मंत्री बनाया गया है। वहीं 5 महिला विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इस मंत्रिमंडल में मालवा, निमाड़ दबदबा देखने को मिला। इस अंचल से 7 विधायकों को मौका मिला है, जबकि मध्य क्षेत्र से 6 विधायक मंत्री बने, तो ग्वालियर, चंबल, महाकौशल, बुंदेलखंड से 4-4 विधायकों को जगह मिली। वहीं बिंद से 3 विधायक मंत्री बने। कुल मिलाकर सभी समीकरणों को साधते हुए मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या इस विस्तार में 24 के चुनाव की तैयारी दिख रही है? 12 ओबीसी चेहरों को मंत्री बनाने के पीछे क्या 51% वोट को साधना है? आज इन्हीं सवालों को लेकर चर्चा करेंगे। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं गोविंद मालू, बीजेपी प्रवक्ता हैं, प्रताप भानु शर्मा पूर्व सांसद हैं कांग्रेस से, और चैतन्य भट्ट वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मालू जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। इस मंत्रिमंडल में कांग्रेस की नज़र से देखें तो राहुल गांधी ने जो ओबीसी का राग छेड़ा था, उसका खौफ नजर आ रहा है। 12 ओबीसी मंत्री सीएम साहब क्या डर गए? कांग्रेस ने जो मुद्दा बनाया था उसकी छाया दिख रही है। देखिए, कांग्रेस खुद डरे हुए है। कांग्रेस क्या डराएगी दूसरों को? इसी का सवाल है। हमने तो जितने मुख्यमंत्री दिए वो पूरी ओबीसी, मतलब सरकार ही ओबीसी को समर्पित है। तो हमने पिछड़े वर्ग को, अनुसूचित जाति वर्ग को, अनुसूचित जनजाति वर्ग को, जो समाज का कमजोर तबका है, कमजोर वर्ग है, उसको सुशासन की इस धारा में लाकर और प्रदेश को एक संदेश दिया है कि हम क्या चाहते हैं। हम प्रदेश को एक बहुत ही विकसित, उन्नत प्रदेश बनाना चाहते हैं, जिसको हमने जिस राह पर हम लेके उससे और आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो सुशासन दिवस पर सबसे पहले मंत्रिमंडल के पहले इंदौर में हुकुमचंद मिल के श्रमिकों को जो देना था, उनका हक का रुपया, वो उनको देने की हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर उसका प्रारंभ लोकार्पण कर दिया। कई विकास कार्यों का अर्पण कर दिया। तो सुशासन दिवस सार्थक हुआ इस रूप में कि हमने वंचित वर्ग का ध्यान रखा, हमने उन क्षेत्रों का ध्यान रखा जहां पर कि क्षेत्रीय संतुलन हमको कायम करना है, विकास की, और जो हमने आधारशिला रख दी उसको हम आगे और बढ़ाना है, और सुशासन देने का हमने जो संकल्प लिया है, मोदी जी की गारंटी को जमीन पर उतार कर जन जन तक पहुंचाने का जो हमने वादा किया है, हम उसको पूरा करेंगे। तो नया मंत्रिमंडल वादा पूरा करता दिखेगा। शर्मा जी वो कह रहे हैं कि डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा तो लगता है कि आपका जो मुख्य मुद्दा था वो इसमें पंचर होते हुए नजर आ रहा है। नहीं, पंचर तो मुख्य मुद्दा हो ही नहीं सकता। वो तो आगे के चुनाव तक जाएगा और ये मुद्दा बना रहेगा। और जो मालू जी ने कहा है सुशासन दिवस पर हमने उसको ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल बनाया है, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। पहले तो सब जितने मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, उन सबको मैं बधाई देना चाहूंगा कि एक नई जवाबदारी उनको मिली है मध्य प्रदेश के सेवा करने की, मध्य प्रदेश को विकास के रास्ते पर आगे ले जाने की। परंतु सुशासन दिवस पर उसका जो असर देखने को मिलना चाहिए, मंत्रिमंडल का जो नक्शा होना चाहिए, वो होने की बजाय बहुत कुछ वही दिख रहा है जो आपने कहा ब्रिजेश जी, कि अगले लोकसभा चुनाव 24 की तैयारी में जाति संतुलन करते हुए भी ओबीसी को प्रतिनिधित्व देते हुए ही सुशासन को धता बता दी गई है। तो ऐसे लोगों को शामिल कर लिया गया जिन्हें प्रशासन का, सुशासन का कोई अनुभव ही नहीं है। तो सुशासन दिवस का मायने क्या रह गया? और बड़े उससे मालू जी कह रहे हैं सुशासन दिवस में मंत्रिमंडल गठन हो गया। अरे काय का सुशासन? आपने अनुभवी लोगों को छोड़ दिया है, जिनकी प्रशासनिक दक्षता है, उनको प्रतिनिधित्व नहीं दिया, क्षेत्रीय संतुलन नहीं बनाया, सिर्फ जाति बिरादरी के आधार पर आपने जातियों को साधने का प्रयास किया है।
बोला थोड़ा अनुभव को, सुशासन को। मध्य प्रदेश कई ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने अपने चुनाव निर्वाचन क्षेत्र से बाहर निकलकर मध्य प्रदेश तो क्या जिला भी नहीं देखा होगा। तो सुशासन वो दे पाएगा जिसको प्रशासनिक अनुभव हो, जिसने मध्य प्रदेश देखा हो, जिसने मध्य प्रदेश की सामाजिक संरचना समझी हो। तो ये जल्दबाजी में किया गया, बगैर सोचे समझे चुनाव की हड़बड़ी में मोदी जी की गारंटी, काय की मोदी जी की गारंटी है। आपने राज्यपाल के अभिभाषण में लाडली बहना का जिक्र नहीं किया, मोदी की गारंटी का जिक्र नहीं किया। गारंटी है 5, बस ये कह दिया। क्या हुआ 450 रुपए का सिलेंडर देने की बात क्या हुई आपकी? और जो गारंटी में लेकिन 5 महिलाओं को तो शामिल कर लिया मंत्रिमंडल में, पहले से ज्यादा। अरे पहले से ज्यादा कर लिया, पर और अच्छी महिलाएं जो उसमें हो सकती थी। रीति पाटिल को छोड़ दिया इन्होंने। आ रहा हूँ ना मालू जी, आ रहा हूँ। इन्होंने अर्चना चिटनिस को छोड़ दिया, जो अच्छी दस्तर अनुभवी महिलाओं को कहाँ लिया इन्होंने, बताइए। ऐसे महिलाएं जिन्होंने अपना निर्वाचन क्षेत्र से बाहर निकलकर मध्य प्रदेश का और सामाजिक संरचना का जायजा ही नहीं लिया है। सुशासन दिवस पर ऐसे लोगों को शपथ ग्रहण करना, सुशासन दिवस की क्या उपेक्षा ही करना है। मैं तो उपहास उड़ाना होगा। परंतु जब मंत्रिमंडल बनाए, अब हम काम देखेंगे। अभी तो हम सबको तो इसका जवाब ले लेते हैं मालू जी से। मालू जी वो कह रहे हैं सुशासन दिवस का माखौल उड़ाया आपने, अनुभव को दरकिनार किया है, जो प्रशासनिक दक्षता थी उसको दरकिनार किया है, नए लोगों को जो जिले से बाहर भी अपना वो नहीं रखते हैं उनको आपने शामिल कर लिया। साहब भानु जी, आप एक क्षेत्र से सांसद रहे, आपको कितना अनुभव एक क्षेत्र में कैसे विकास किया जाता है। तो सबको अपने क्षेत्र के विकास का अनुभव है और अपना मॉडल बनाया अपने क्षेत्र को, तभी वो जीते, बड़े अंतर के साथ जीते, कांग्रेस को बुरी तरह पछाड़ कर जीते हैं। ईवीएम मशीन से जीते हैं मंडल को कि हम कुछ नए लोगों को लाना चाहते हैं, नहीं तो हम परंपरागत ढांचे से, जो आप परंपरागत रूप से करते हैं। इंदिरा गांधी अपने मंत्रिमंडल में लगातार स्वर्ण सिंह, जगजीवन राम, यशवंत राव चौहान, आपने देखा होगा उस जमाने में यही चले आते थे वर्षों तक, नए को मौका ही नहीं मिलता था। अब हम नए को मौका दे रहे हैं, नया नेतृत्व विकसित कर रहे हैं, उनको सीखने का अवसर दे रहे हैं, उनको काम करने का अवसर दे रहे हैं। उनमें जो शिद्दत है, काम करने की इच्छा शक्ति है, उसके लिए उनको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। ये नहीं देखा आपने? चलो हम भी देखेंगे इनकी इच्छा शक्ति कितनी है। हम तो सुशासन दिवस पर अच्छे लोगों को प्रतिनिधित्व दिया जाए इसकी वकालत कर रहे हैं। दिग्गज नेता ने लगातार सरकार में काम किया है, उनको हमने दिया, उनके साथ नए लोगों को दिया, उनको सीखने का अवसर दिया। 10 राज्य मंत्री, आप क्या तो एक राज्य मंत्री नहीं बना पाए थे, सबके सब कैबिनेट दे दिए। अनुभव हो नहीं हो, अनुभवहीन लोगों को दे दिया था। हमने तो ये सब अनुभवी लोग हैं, और अनुभवी लोगों के साथ नए लोग सीखेंगे। जब नया नहीं आएगा तो नया नेतृत्व कैसे पनपेगा? ये भारतीय जनता पार्टी ऐसा क्रांतिकारी कदम उठा सकती है, आप नहीं उठा सकते। आप क्या तो वही पुराने, देखिए कमलनाथ दिग्विजय सिंह से बाहर निकले क्या? अब जब हार गए तब उनको घर बिठाया और अब नए लोग लाए, पहले ही ले आते नए लोग। शिवराज सिंह को तो आपने जीतने के बाद घर बिठा दिया। चलिए मैं आ रहा हूं आप दोनों के पास, चेतन जी को भी चर्चा में शामिल कर लेता हूं। मालू जी, अरे मालू जी, आप तो शिवराज सिंह की जय जयकार करते रहते थे, क्या हुआ? देखिए हम तो अभी, देखिए सुनिए, जनता पार्टी और कमल की जय जयकार करते हैं। हम सब कार्यकर्ता हैं, शिवराज सिंह जी से लगाकर, मैं से, मुझसे लगाकर, मोहन यादव जी से लगाकर, हम सब कार्यकर्ता हैं। आप मोहन यादव जी की जय जयकार करोगे, हम समझ गए। बिल्कुल बिल्कुल मालू जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। शर्मा जी भुला कितने जल्दी शिवराज सिंह लौट रहा हूँ आप दोनों के पास, ये हम सोच भी नहीं सकते। ठीक है, लौट रहा हूँ। चेतन जी, ठीक है, चेतन जी, क्या 2024 के चुनाव की तैयारी दिख रही है नए मंत्रिमंडल में? और जिस तरह से ओबीसी चेहरों को लिया गया है, क्या ये 51% जो वोट बैंक इजाफा करने की बात करती है बीजेपी, उस लक्ष्य को साधने के लिए इतनी बड़ी संख्या में ओबीसी वर्ग से मंत्रियों को शामिल किया गया है? कैसे देखते हैं आप इस मंत्रिमंडल विस्तार को? देखिए ब्रजेश जी, बड़े, मेरी आवाज गूंज रही है, इसको ठीक करवाइए। ठीक है, मैं करवाता हूँ। हाँ, बड़े ऊहापोह के बाद ये मंत्रिमंडल का गठन हुआ है। 2-3 बार डॉक्टर मोहन यादव को वरिष्ठ नेताओं ने बुलाया, उनसे लंबी चर्चा की। हाँ, 22 दिन लग गए इस सब में जी। और चूंकि ऐसी स्थिति थी कि बड़े बड़े जो केंद्रीय मंत्री, सांसद चूंकि चुनाव में जीत के आए थे, इसलिए उनको कहाँ एडजस्ट किया जाए, ये भी एक बड़ा संकट था।
फिर जो एक क्राइटेरिया बनाया था भारतीय जनता पार्टी ने कि हम नए लोगों को शामिल करेंगे, और वो भी एक सवाल था कि किस तरह के लोगों को शामिल किया जाए। दूसरा एक सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि चूंकि बहुत बड़ा बहुमत मिला था, 163 विधायक जीत के आए थे, उनमें से अगर 35 लोगों को मंत्री बनाना है तो उसमें से छांटना बहुत कठिन। जब बहुत बहुमत हो जाता है तो फिर मंत्रिमंडल बनाने में निश्चित तौर पर सवाल पे सवाल खड़े होते हैं। लेकिन चलिए, बहरहाल मंत्रिमंडल का गठन हो गया। लेकिन इसमें ये बात सही है कि चूंकि मध्य प्रदेश में 50-51% ओबीसी समाज आता है, जो गणना आई है, उसके तहत भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पे ओबीसी को काफी आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है। आदिवासियों का वोट भी अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है, और इसका फायदा ये महाकौशल में उसको मिला। जबकि महाकौशल में आदिवासी समाज ने पिछली बार कांग्रेस को काफी सपोर्ट किया था, लेकिन इस बार वो सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चला गया। तो ओबीसी को समझने और उसको अपने पक्ष में लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 12 ओबीसी मंत्री दिए। लेकिन इसमें एक बड़े आश्चर्य की बात यह है कि गोपाल भार्गव हों या भूपेंद्र सिंह हों, ये बड़े सीनियर लीडर थे। अब वो किस क्राइटेरिया के कारण हटा दिए गए, या तो शिवराज सिंह के करीबी होते थे इसलिए हटा दिए गए, ये सवाल भारतीय जनता पार्टी के लोग ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं। दूसरी तरफ जब आपने तमाम सांसदों को मंत्री बनाया तो वीटी पाठक, एक महिला विधायक है, उनको क्यों नहीं लिया, ये भी एक सवाल खड़ा हो रहा है। वैसे इस बात की खुशी है कि चूंकि मैं महाकौशल से हूँ, तो भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार महाकौशल को इतना प्रतिनिधित्व दिया है कि जिसमें 4 लोगों को मंत्री परिषद में शामिल किया गया है। क्योंकि पिछली बार मात्र एक मंत्री रामकिशोर कांवरे मंत्रिमंडल में थे, वो भी राज्य मंत्री थे। बहुत बाद में लास्ट में उन्होंने गौरीशंकर बिसेन को मंत्री बनाया था। तो ये महाकौशल के लिए एक अच्छी बात है, क्योंकि महाकौशल बहुत समृद्ध माना जाता है। यहाँ उद्योग धंधों के लिए बहुत व्यवस्थाएं हैं, यहाँ लेबर बहुत आसानी से मिल जाता है, पानी की कोई कमी नहीं है, डोलोमाइट है, संगमरमर है, वन संपदा है। तो अगर महाकौशल को प्रतिनिधित्व मिलता है तो मुझे लगता है कि महाकौशल में जो एक उद्योग शून्यता है उसमें कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा मंत्री परिषद के मंत्रिमंडल में आने के। हमारे जबलपुर से 4 बार के सांसद रहे राकेश सिंह को पहली बार मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। ऐसी भी आशा थी कि शायद अजय विष्णु को पुनः शामिल किया जाएगा, लेकिन देखिए उनका जो अपना क्राइटेरिया है भारतीय जनता पार्टी का, उसके तहत उन्होंने जिस तरह से मंत्रिमंडल का विस्तार किया है वो अपने आप में सक्षम मानते होंगे उन लोगों को। ये भी एक अच्छी बात है कि नए लोगों को शामिल किया जाए, क्योंकि देखिए पुराने जो लोग हैं तो ठीक है, अनुभवी हैं, लेकिन वो भी कभी न कभी पहली बार आए होंगे और लंबे अरसे तक काम करने के बाद उनमें अनुभव आया होगा। तो अगर राज्य मंत्री के रूप में नए लोगों को लिया गया है तो मुझे लगता है कि जो दूसरी पीढ़ी है जो लंबे समय से संघर्ष कर रही है पार्टी के लिए, उसको भी कहीं ना कहीं स्थान मिला और उसका फायदा भी निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। दूसरा, ये सबसे बड़ी बात तो यही है कि आगामी जो 2-3 महीने बाद जैसी की चर्चा है कि मार्च अप्रैल में लोकसभा के चुनाव हो जाएंगे, उसकी भी तैयारी भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा चुनावी बोझ पर रहती है। एक चुनाव खत्म नहीं होता कि दूसरे चुनाव की तैयारी शुरू कर देती है। इधर कांग्रेस ने भी अपने बड़े बूढ़े थके हुए नेताओं को हटाया है और युवा पीढ़ी के हाथ में एक बागडोर भी है, वो भी अपने हिसाब से लोकसभा की तैयारी में लगे हैं। और मुझे लगता है कि दोनों जगह जो युवा नेता हैं वो अपनी अपनी पार्टी को सक्षम और मजबूत बनाने में काफी सफल हो पाएंगे। तो मालू जी, युवाओं को मौका दिया है, अच्छी बात है, लेकिन जो आशंका चैतन्य जी ने भी जाहिर की है और शर्मा जी भी आरोपी लगा रहे थे कि शिवराज सिंह चौहान को दरकिनार किया गया है। क्या उनके लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल इसलिए नहीं किया गया कि वो उनके विश्वस्त थे, और रीति पाठक क्यों छोड़ दी गई? ब्रजेश जी, स्थान सीमित होता है, मौका सबको मिलना चाहिए। हर कार्यकर्ता के लिए काम और हर काम के लिए कार्यकर्ता है। इसलिए मैंने कहा ना कि जो परंपरागत रूप से जो कांग्रेस के रेजिम में चला आता था, ऐसा भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। आप देखिए केंद्र की सरकार में भी लगातार नए लोग लाए, पुराने लोगों को दूसरा काम दिया, किसी को संगठन में रखा, किसी को काम से मुक्त करके और कोई काम में लगाया संगठन के। ये हमेशा हमारे यहाँ ये क्रांतिकारी बदलाव हो सकता है। इसलिए कोई किसी का व्यक्ति है या किसी के उस कालखंड में रहा है, या तो मैं किसी कालखंड में यदि रहा हूँ तो जरूरी नहीं है कि मैं पार्टी का व्यक्ति हूँ, मैं विचार से आता हूँ, मैं उस संगठन से आता हूँ, इसलिए संगठन का व्यक्ति होता है। कोई किसी का व्यक्ति नहीं होता है कि उनके लोगों को हटा दिए। कांग्रेस में होता है गुटबाजी, हमारे नहीं है। इसलिए
हमेशा नए लोगों को मौका मिलना चाहिए और नए लोगों को मौका देने की मादा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ही है। उन्होंने करके दिखाया है। देखिए, नरेंद्र शिवाजी पटेल हमारे एक अच्छे कार्यकर्ता लगातार काम कर रहे हैं, सालों से कर रहे हैं, उनको मौका मिला कि नहीं मिला? बिल्कुल। और इसलिए ऐसे कई सारे लोग हैं जो जिनको मौका मिला है। चेतन काश्यप जी कितने सालों से काम कर रहे हैं, विधायक रहे, अभी तीसरी बार विधायक हैं, उनको मौका दिया गया। उन्हें योजना आयोग में भी काम किया पहले। तो ऐसे कई नए लोगों को मौका देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और स्थान सीमित है, 30 लोग हो गए, 4 लोग बचे हैं केवल, सब तो भर नहीं सकते, इसलिए उसका कुछ समय जगह खाली होती है, उसमें कहीं कोई और किसी को लेना होता है, तो सारे लोग ले लिए जाए ये भी संभव नहीं है। इसलिए ये जो संतुलन कायम करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने सबसे विचार विमर्श करके किया, मैं समझता हूं इससे बेहतरीन कोई मंत्रिमंडल हो नहीं सकता था। इससे बेहतर जो सुशासन देने का जो आज संकल्प अटल जी के इस जन्म दिवस पर लिया गया है भारतीय जनता पार्टी ने, इसके परिणाम देखिए कि मोदी जी की गारंटी, जो मोदी की गारंटी के नाम पर हमने चुनाव जीता है, हम उसको जमीन पर उतारने का काम देखिए छत्तीसगढ़ में शुरू हो गया। हमने यहाँ मंत्रिमंडल का हो गया, मंत्रिपरिषद बन गई, अब हमारे यहाँ तेजी से शुरू होगा। हम एक एक बातें पूरा करेंगे, एक एक संकल्प को पूरा करेंगे, उनकी गारंटी को पूरा करके उतारेंगे। ये हमारा मादा है, हमारा विश्वास है, हमारी इच्छा शक्ति है। इसलिए नए और पुराने का सामंजस्य और कोई किसी का नहीं, सब पार्टी के हैं, इस भाव से काम करने का जो विचार है वो किया है। और पिछले मंत्रिमंडल में भी कई लोग थे, अब आप उसमें से कुछ लोग कांग्रेस के लोग चुन लेते, ये उनका, ये मेरा, बहुत सारे लोग मंत्रिमंडल। तो बीजेपी में संगठन के लोग होते हैं, किसी व्यक्ति विशेष के नहीं होते कांग्रेस की तरह शर्मा जी, इसलिए पार्टी क्रांतिकारी निर्णय ले लेती है, बदलाव कर देती है। लेकिन जो पहले मालू जी ने आरोप लगाया था कि आपने कहा कि अनुभवहीन लोगों को ले लिया, तो आपके यहाँ तो तमाम नेताओं को एकदम कैबिनेट मंत्री बना दिया था, नए नए विधायकों को, जिनको तो अनुभव था ही नहीं, फिर आप उन पर उंगली कैसे उठा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, उन्हें राज्य मंत्री की जगह कैबिनेट मंत्री बना दिया था। बाकी अनुभव तो 2-2, 3-3 बार विधायक बनने का था, संगठन में विभिन्न जिम्मेदारियों को निभाने का था। ऐसा नहीं है, मालू जी के जो भी सोच समझ के मंत्री बनाए हैं, उनकी वकालत अच्छा कर रहे हैं मालू जी, परंतु उनने ये भी कह दिया कि ये चुनावी नजरिए से सबको प्रतिनिधित्व देते हुए ये मंत्रिमंडल बना है। यही बात चेतन जी ने कह दी, यही बात आप कह रहे थे। तो ये सुशासन के लिए, मध्य प्रदेश की अच्छी गुड गवर्नेंस के लिए मंत्रिमंडल नहीं है, ये चुनावी मंत्रिमंडल है। नए लोगों को प्रतिनिधित्व देना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु उनका बैकग्राउंड क्या है, शैक्षणिक बैकग्राउंड क्या है, उनको क्या अनुभव संगठन का या अपने समाज का या मध्य प्रदेश की सामाजिक संरचना का क्या है, जब तक आप ये नहीं दोगे, जब तक उन्हें नहीं बताओगे, वो कैसे जिले का प्रशासन चला पाएंगे? आप जिले के प्रभारी मंत्री बनाओगे उन्हें, कलेक्टर से बात कर नहीं सकते, प्रशासनिक अनुभव उनके पास है नहीं। चलिए, हम तो मालू जी की बात पे भरोसा कर लेते हैं, परंतु हमारे पूछने का ये हक तो है कि शिवराज सिंह ने क्या गलती करी थी? आप बताइए, गोपाल भार्गव ने क्या गलती करी थी? हमारे जो इधर से जो आते हैं, सांची से जो विधायक रहे प्रभुराम चौधरी, इनने क्या गलती करी थी? जयंत मलैया ने क्या गलती करी थी? इनको कह रहे हैं सभी को समाहित नहीं कर सकते ना, इनको महत्व देना चाहिए था, और बढ़ जाते 4 मंत्री। 15%, सुनिए, 15% में क्या हो सकता है? ये घटा लो जोड़ लो 15% बराबर हो जाएगा। लोगों के नाम दे देंगे, सब तो आने सकते मंत्रिमंडल में। चार घटा दो, 4 नए जोड़ दो, 15% हो जाएगा। आप जो चाहते हो परसेंटेज मेंटेन करना, तो घटा के जोड़ के किया जा सकता है ना, कोई पत्थर की लकीर तो नहीं है कि एडजस्टमेंट, वेयर देयर इज अ वे, जहाँ चाह होती है वहाँ रास्ता बन जाता है। लेकिन शर्मा जी, राजनीतिक नफा नुकसान को ध्यान में रख के तो तमाम राजनीतिक दल निर्णय लेते हैं। अच्छा मंत्रिमंडल बनाने नहीं चाहते आप, तो वही नए लोगों को, घिसे पिटे लोगों को, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के भी आरोप है, इनको लेने की क्या बाध्यता थी आपको मंत्रिमंडल में? ऐसे 4-5 चेहरे आ गए जो जनता के बीच में, जिनके ऊपर छींटे थे, दाग थे, दागी चेहरों को लेने की कोई जरूरत नहीं थी। जब सुशासन कर रहे, अब नया मंत्रिमंडल बना रहे, जिन्होंने करोड़ों की संपत्ति बना ली, ऐसे लोगों को काय के लिए ले लिए मालू जी? आपके प्रश्न है, आपके ऊपर नहीं है ये प्रश्न, पर उन दागी लोगों पर है
जिन्होंने सरकार में रहकर अपनी निजी संपत्ति बनाई है। अरे आपने तो सब मुद्दे उठा लिए चुनाव में, फिर जीत के आ गए वो। ये जनता का जो मैंडेट है। अरे हम तो अभी भी ईवीएम का मुद्दा उठा रहे हैं। आप जांच तो करवा लो ईवीएम में कि 50-50 हजार से जीत कैसे हुई। कभी नहीं हुई थी इसलिए जीत। ये आप प्री सेटिंग करके, इनकी हैकिंग करके आप जो करवा रहे हो ना, ये आगे चल नहीं पाएगा। सेटिंग पर ठीक है, एक छोटा सा कमेंट चेतन अरे जी से भी दे ब्रजेश देता हूं। जी, ये जी। अपने मत पत्रों से करवा ले अगला चुनाव। हम तो इनको चुनौती दे रहे हैं। ठीक है, छिंदवाड़ा में क्या हुआ? समय कम है शर्मा जी, बैलेट पेपर हम इस से पर फिर करवा चर्चा कर लेंगे। लोकसभा चेतन जी से एक चुनाव। छोटा सा कमेंट ले लेता हूँ। चेतन जी, आप अपनी कमजोरियां नहीं देखते हैं। क्या नफा नुकसान को ध्यान में हमें रखकर EVM पे मंत्रिमंडल विश्वास का नहीं है। विस्तार किया गया? राजनीतिक बैलेट नफा पेपर से नुकसान कराइए को ध्यान चुनाव। में रखकर बनाया गया मंत्रिमंडल। चेतन जी, छोटा सा कमेंट। करती जनता। चेतन जी, क्या आपका सवाल नहीं छोटा सा समझ रहा? कमेंट, क्या राजनीतिक हाँ। नफा नुकसान को ध्यान में रखकर मंत्रिमंडल का गठन किया गया? देखिए, पॉलिटिकल तो निश्चित तौर पर सत्ता में आने के लिए अपना नफा नुकसान देखती कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो। बिल्कुल। विशेषकर भारतीय जनता पार्टी ने तो तय कर लिया है कि हमको ये इन प्रकार सत्ता में रहना है, तो उसने अपने हिसाब से मंत्रिमंडल का जो गठन किया है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे वास्तव में हैं, जैसा शर्मा जी ने भी कहा, जिनके आरोप है, जबकि ये क्राइटेरिया था कि भ्रष्टाचार का अगर आरोप होगा किसी पर तो उसको मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया जाएगा। अब वो जांच का विषय है कि किस तरह से जांच होती है नहीं होती है। लेकिन ये बात सही है कि जो मंत्रिमंडल का गठन किया गया है उसमें निश्चित तौर पे ये देखा गया है कि आगामी जो लोकसभा का चुनाव में उसमें हमको इसका कितना फायदा मिल सकता है। चलिए। इसलिए देखिए अब कि कितना ये भी फायदा criteria मिलेगा था- या नहीं जी। मिलेगा ये तो समय बताएगा। बहरहाल हमारे पास समय नहीं है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो राजनीतिक नफा नुकसान को ध्यान में रखकर तमाम राजनीतिक दल निर्णय लेते हैं, चाहे योजना का मामला हो, चाहे मंत्रिमंडल का या मुख्यमंत्री के चयन का मामला हो। तो यदि बीजेपी ने भी इस नफा नुकसान को ध्यान में रखकर बनाया है तो इसमें क्या गलत है? लेकिन क्या ये मंत्रिमंडल उस हिसाब से बनाया गया है, वो अपनी उम्मीदों पर खरा उतरेगा पार्टी की? ये देखने की बात होगी और उसके लिए इंतजार करना होगा। बहरहाल मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार। मैं सेवक मंत्री तोमर